दूसरा सोर्स के बारे में जानेंगे। तो दूसरी सोर्स कौन सी है? दूसरी सोर्स है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़े हैं, है ना। तो इंस्क्रिप्शन क्या है? इंस्क्रिप्शंस एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये एक फैंसी वर्ड है, रिटन लिखने का, स्क्रिप्ट बाय राइटिंग, इसको समझाने के लिए ये एक फैंसी वर्ड यूज़ किया जाता है इंस्क्रिप्शन। लेकिन ये इंस्क्रिप्शन लिखावट एक पेपर में या फिर पेन से नहीं होता, ये एक हार्ड सरफेस मतलब स्टोन के ऊपर या फिर किसी मेटल के ऊपर एनग्रेव करके उसको खोद के उस पर लिखा जाता है। तो इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। हमने पहले पढ़ा, जो कॉइन की स्टडी करते हैं उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उसको एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो एपिग्राफी इज ए क्रूशियल सोर्सेस फॉर हिस्टोरियंस प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एनग्रेव्ड ऑन स्टोन और द ड्यूरेबल मेटल्स। अभी हमने बोला कि जो स्टोन होता है या फिर कोई ड्यूरेबल मेटल होता है या फिर बहुत बड़े बड़े मेटल शीट होते हैं, उस पर जो एनग्रेव करके मतलब उसको खोद के जो उस पर लिखा जाता था उसको ही हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? इंस्क्रिप्शन ऑफन इंक्लूड डिटेल्स अबाउट रूलर्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जो भी रूलर्स थे या फिर जो भी डायनेस्टी के राजा थे वो क्या करते थे, वो कुछ भी लोगों को बताने के लिए वो लोग ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस कर देते थे। कहाँ पर? पत्थरों के ऊपर कुछ एनग्रेव करके उस पर इंस्क्रिप्शन लिख देते थे और उससे पता चलता है कि वो रूलर कैसे थे और उनके रिलीजियस मतलब धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी और उनके बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स मतलब कुछ बैटल हो गया या फिर कहीं कुछ बड़े इवेंट्स, कोई राजा का ताजपोशी हो गया, सब कुछ वहाँ पे एनग्रेव करके लिख देते थे, ठीक है। तो वो हो गई इंस्क्रिप्शंस। सिंपली अगर देखा जाए तो इंस्क्रिप्शन से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक रूलर्स मतलब एक डायनेस्टी में कैसे चलता था राज, ठीक है। एपिग्राफिक स्टडीज कंट्रीब्यूट टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो डिफरेंट सिविलाइजेशन में कैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स थे, कैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो सब बताने के लिए जो रूलर्स या फिर जो डायनेस्टी के राजा थे वो इंस्क्रिप्शन बनाते थे, ठीक है। उसी इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं। जो एपिग्राफर्स हैं वो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करके ये पता लगाते हैं कि कौन से रूलर क्या कौन से शासन में कौन से ईयर में क्या क्या इवेंट्स बनाए थे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखो गया इंस्क्रिप्शन। The study of inscription is known as epigraphy. Epigraphy is a crucial sources for historians providing valuable information on engraved stone और other durable metals. तो हो गई ये हमारी दूसरी सोर्स गई इंस्क्रिप्शन। अब हमारी तीसरी सोर्स है आर्किटेक्चर। हमने पिक्चर में देखा था ना हमारा जो सोर्सेस था कॉइन्स, आर्किटेक्चर, तो ये हमारा आ गया तीसरा सोर्स आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग बिल्डिंग्स। कोई भी बिल्डिंग्स या फिर कोई भी टेम्पल्स, कुछ भी ऐसा बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं उसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। जो आर्किटेक्चर्स होता है तो अलग टाइम में ये आर्किटेक्चर का टेक्निक बदल जाता है। आर्किटेक्चर मतलब द टेक्निक दैट वी यूज़ टू मेक बिल्डिंग। कुछ भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो भी टेक्निक्स यूज़ होते हैं या फिर जो भी स्टाइल यूज होते हैं उसको आर्किटेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पीरियड में अलग अलग आर्किटेक्चर, जैसे कि मुग़ल हमने पढ़ा था ना, पहले सुल्तान आए थे जो दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल्स, ठीक है। जो मुग़ल आर्किटेक्चर्स, फिर राजपूत आर्किटेक्चर, फिर द्राविडियन आर्किटेक्चर, फिर आया यूरोपियन। तो यहाँ पे हो गए देखो मुग़ल आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर, द्राविडियन आर्किटेक्चर एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर। तो अलग अलग पीरियड के अलग अलग आर्किटेक्चर, जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहा था तो वो क्या करता था, अपनी स्टाइल उसमें डालने की कोशिश कर रहा था या फिर अपनी टेक्निक से वो सब बनाने की कोशिश कर रहा था। कोई किसी से अलग और कोई किसी के साथ थोड़ा सा सिमिलर भी
होता था। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द मुगल एम्पायर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रैंड स्ट्रक्चर्स लाइक द ताजमहल। देखो, सुना है ना तुमने, तुम लोगों ने नाम ताजमहल, गए हो कभी? रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद, तो ये सब हो गया मुगल आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे एकदम बारीकी से, खूबसूरती से। ठीक है, जो अब तक एकदम सही सलामत हालत में अभी भी है, जिसको इंडिया गवर्नमेंट प्रिजर्व करके रखा है। एक था ताजमहल और रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये सब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग थे जिसमें इंडियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस देखने को मिले। ठीक है, वो लोग इस्लामिक शासक थे तो थोड़े से इन्फ्लुएंसेस इंडिया के और थोड़े से इस्लामिक के मिक्स करके इन लोगों ने जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, उनमें से बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी है अब तक सही सलामत, सही हालत में बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व की गई है। और उससे ही पता चलता है कि जो मुग़ल थे उनकी आर्किटेक्चर कितनी डेवलप थी, वो लोग बिल्डिंग्स बनाने में कितने ज़्यादा एफर्ट डालते थे और कितने माहिर थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो पहला गया मुग़ल आर्किटेक्चर। तो मुग़ल आर्किटेक्चर में हमने क्या जाना? ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। ठीक है, ये गया मुग़ल आर्किटेक्चर। फिर आए राजपूत आर्किटेक्चर। राजपूत जब आए, मतलब राजपुत्र, जो राजपूत थे, जो हिंदू थे, खास करके हिंदू, तो वो उन्होंने भी कुछ अपना आर्किटेक्चर स्टाइल बनाया और भी अच्छी तरह से अपनी आर्किटेक्चर को फैलाने की कोशिश की। तो राजपूत आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द राजपूत किंगडम्स एंड इन इंडिया नोन फॉर इट्स फोर्ट। देखो यहाँ पे आती है, उन लोगों ने ज़्यादातर मस्जिदें बनाई, लोगों की मस्जिदें बनाई, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादातर फोर्ट्स बनाए। ठीक है, फोर्ट्स, पैलेस, टेम्पल्स, इट ऑफन डिस्प्लेज इंडिकेट क्राफ्ट्समैनशिप एंड डिस्टिंक्टिव रीजनल फीचर्स। तो ये क्या हुआ? तो ये उन लोगों ने ज़्यादातर मस्जिदें बनाई, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादातर फोर्ट्स, दुर्ग बनाए। जो बैटल जीत के आते थे राजपूत, उनके आने पर उनकी बैटल को याद रखने के लिए फोर्ट बनाते थे, दुर्ग बनाते थे। ठीक है, जहाँ पर वो राजपूत राजा रहा करते थे। पैलेस मतलब महल, बहुत बड़ा बड़ा महल बनाते थे। ठीक है, जहाँ पर राजा और रानियाँ रहा करते थे। और टेम्पल्स, जहाँ मुगलों ने मस्जिदें बनाई, वहाँ राजपूतों या फिर हिंदुओं ने टेम्पल्स बनाया। ठीक है, वो लोग मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, मतलब भगवान की पूजा में ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने ज़्यादातर टेम्पल्स बनाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं, जयपुर का हवा महल हो गया, या फिर राजस्थान के बहुत सारे पैलेस, फोर्ट्स हो गए। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे स्टाइल की तरफ, जो है द्राविडियन आर्किटेक्चर। तो द्राविडियन आर्किटेक्चर में समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द्राविडियन आर्किटेक्चर। तो द्राविडियन आर्किटेक्चर वो है, पहला वाला था क्या हमारा? मुगल आर्किटेक्चर, दूसरा वाला राजपूत आर्किटेक्चर, अब तीसरा वाला है द्राविडियन आर्किटेक्चर। तो द्राविडियन आर्किटेक्चर में क्या है? द्राविडियन आर्किटेक्चर, द्राविड लोग जो बनाते थे जो आर्किटेक्चर, उनको द्राविडियन बोला जाता था। तो द्राविड कौन थे? द्राविड जो साउथ इंडिया के पार्ट के लोग थे। अगर हम देखें तो ये इंडिया का साउथ पार्ट है। तो साउथ में कौन से स्टेट आए? तो कर्नाटका, दूसरा केरला हो गया, तीसरा तमिलनाडु। इन्हीं जो साउथ के पार्ट, जो साउथ के अभी भी स्टेट्स हैं, इन्हीं लोगों को द्राविड़ बोला जाता था। और इनके अंदर जो भी आर्किटेक्चर्स हुए हैं उनको द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल बोला जाता था। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल टेम्पल्स ऑफ मदुरई एंड हम्पी। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है टेम्पल्स ऑफ मदुरई। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में जो मदुरई टेम्पल है, या फिर हम्पी कर्नाटका के अंदर जो हम्पी है, उसको द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। कभी जाओगे तुम लोग, अगर साउथ इंडिया कभी जाओगे, कोई भी स्टेट्स अगर घूमने जाओगे, तो ज़रूर घूम के देखना, ये थोड़ा सा अलग है। जो राजपूत आर्किटेक्चर, जो मुग़ल आर्किटेक्चर है, उससे थोड़ा नहीं बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि ये लोग स्ट्रेट लाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा
कुछ अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है, ये आगे चलकर तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट आएंगी, इसके ऊपर कम्प्लीटली स्टडीज़ आएंगी। जो मुग़ल आर्किटेक्चर था वहाँ पे जो टॉम्स हुआ करते थे, ठीक है, जो टॉम्स हुआ करते थे या फिर मस्जिदें हुआ करती थी, वो ऐसे कैसे राउंड शेप में, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में हुआ करते थे। फिर जो राजपूत आए उन्होंने महल बनाया, बड़े बड़े घर बनाए, महल बनाए, ठीक है, बड़े बड़े महल बनाए। फिर जब द्रविडियंस आए मतलब साउथ इंडिया के पार्ट, वहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल्स देखने को मिला और टेम्पल का स्टाइल एकदम एक दूसरे से अलग, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में कुछ ऐसे देखने को मिला टेम्पल्स, ठीक है, बहुत सारे टेम्पल जैसे कि मदुराई टेम्पल हो गया, हम्पी हो गया, ठीक है। तो दिस आर्किटेक्चर स्टाइल नॉट ओनली सर्व एज एस्थेटिक एक्सप्रेशंस, मतलब कलाकारी, बहुत खूबसूरत कलाकारी देखने को मिली। इट ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द कल्चर, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इससे पता चलता है लोगों की पॉलिटिकल, लोगों की कल्चरल, लोगों की रिलीजियस एस्पेक्ट कैसे रहे, ठीक है। ये सब हो गया सोर्सेस, मतलब हिस्टोरियन के सोर्सेस। अभी हम समझेंगे फोर्थ सोर्सेस। पहला वाला हमारा सोर्स क्या था? कॉइन्स, दूसरा वाला इंस्क्रिप्शन, तीसरा आया हमारा आर्किटेक्चर। अब चौथा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इन सारे सोर्स को अभी भी देखने को मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर उसके बारे में जानने की लोगों को कोई भी मतलब ठोस सबूत नहीं मिल रही, ठीक है। हिस्टोरियन को ज़्यादातर ठोस सबूत नहीं मिली, लेकिन ये वाला जो सोर्स मिला लोगों को, तो इतना कुछ यहाँ पे बदलाव देखने को मिला, मानो हिस्टोरियंस को बहुत बड़ी सोर्स मिल गई, ठीक है। तो वो सोर्स क्या था? तो वो सोर्स था टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, ठीक है। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जो भी चीज़ें लिखी गई है उसको रिकॉर्ड बना के, मतलब उसको स्टोर करके रखा गया था, उसको ही स्टडी करके उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। तो वो क्या था? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब रिटिन फॉर्म में जो भी मिला। तो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में क्या क्या मिला, देखो कंप्लीटली समझने की कोशिश करते हैं। इस टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में क्या क्या मिला? टेक्स्ट कवर्ड अ रेंज ऑफ सब्जेक्ट इंक्लूडिंग होली स्क्रिप्चर्स, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। क्यों इतनी सारी चीज़ें अचानक से लोग क्यों लिखने लगे? क्योंकि तब तक पेपर्स आ चुके थे, ठीक है। तब तक इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर पेपर्स आ चुके थे और बहुत सस्ते और अच्छे से मिल रहे थे पेपर। तो उन्होंने जब पेपर मिला तो बहुत कुछ लोग लिखने लग गए, ठीक है। जो स्क्राइब्स थे, जो लोग स्क्रिप्चर्स लिखते हैं उनको स्क्राइब्स बोलते हैं। तो स्क्राइब्स ने बहुत कुछ चीज़ें लिखने की कोशिश की, जैसे होली स्क्रिप्चर्स मतलब बहुत सारे पवित्र ग्रंथ, कुरान हो गया, वेदस हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे होली किताब लिखे गए। फिर क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, क्रॉनिकल्स मतलब कोई रूलर्स हो गया, उनकी जो भी ज़िंदगी भर जो भी घटनाएं रही है उसको ऑर्डरली, टाइम के साथ उसको ऑर्डरली एक बुक में लिखने को उसको बोलते हैं क्या? क्रॉनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया होली स्क्रिप्ट्स, तो पहला हो गया होली स्क्रिप्ट्स। इसके अंदर क्या आ गया? कुरान, वेद। दूसरा आ गया क्रॉनिकल्स। तीसरा आ गया बायोग्राफी, मतलब जो भी रूलर्स थे या फिर ऑटोबायोग्राफी, जो भी रूलर्स थे उनके पूरी ज़िंदगी की स्टोरी अगर कोई लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं, या फिर अगर वो खुद लिखते हैं उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, या फिर जुडिशियल रिकॉर्ड्स, या फिर अकाउंट्स एंड टैक्सेस हो गए। ये सब बहुत सारे चीज़ें देखने को मिली किस फॉर्म में? टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि तब तक पेपर सस्ते हो चुके थे और बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में मिलने लग गए थे, ठीक है। तो लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे रिटिन लिख के, हाथ से लिख के उसको
प्रिजर्व करके रखते थे। ठीक है, समझ में आ गई। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, दिस टेक्सुअल रिकॉर्ड सर्व एज वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफरिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन द वेरियस फैक्ट्स ऑफ सोसाइटी, गवर्नेंस एंड बिलीफ सिस्टम। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बारे में हमें पता चलती है वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी, मतलब अभी जो गवर्नमेंट सरकार हम बोल रहे हैं वैसी नहीं, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी और लोग कैसे रहते थे, उनकी धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली। ठीक है, तो टेक्स्ट कवर्ड ए रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग होली स्क्रिप्चर्स। बहुत सारे होली स्क्रिप्चर्स भी देखने को मिले, जैसे कुरान, वेदास, महाभारत, रामायण, बहुत सारे ऐसे होली स्क्रिप्चर्स देखने को मिली। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स के क्रॉनिकल्स देखने को मिले। लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, मतलब जो भी कोई भी साधु या फिर कोई भी महाराज कुछ भी सेंट कुछ भी बोल के जाते थे या फिर बहुत कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते थे, उनको भी रिटन फॉर्म में लोग लिख देते थे। ठीक है, दिस टेक्सुअल रिकॉर्ड सर्व्स एज वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये सब जो स्क्रिप्चर्स हमें मिला तो कौन से लैंग्वेज में था, ये संस्कृत लैंग्वेज में था, कुछ अरबिक लैंग्वेज में मिला, कुछ पर्शियन लैंग्वेज में मिला, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में मिला। तो समझ में आ रही है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिली जो हिस्टोरियन के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो गया। और एक चीज़ आई, मैन्युस्क्रिप्ट। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी, तो हाथ से लिखने के कारण उसको बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब हैंड एंड स्क्रिप्ट मतलब लिखना, हाथ से लिखना, हाथ से जो भी चीज़ लिखा जाता था उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स रेफर्स टू द ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स रिटन बाय एन ऑथर ऑन देयर ओन हैंड राइटिंग। जो ऑथर, उनको स्क्राइब बोला जाता था। ठीक है, ऑथर नहीं, उनको स्क्राइब। जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट लिखते थे उनको स्क्राइब बोला जाता था। वो लोग कैसे लिखते थे, हैंड रिटन। ठीक है, अपनी हाथ से ही लिखते थे। उनके पास कोई भी ऐसे मशीन नहीं था। अब के ज़माने में क्या चल रहा है, अब हम कैसे कुछ भी बुक्स अगर छापना है, अगर कुछ भी हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको टाइप करते हैं, फिर प्रिंटिंग प्रेस में उसको छाप देते हैं। लेकिन तब के ज़माने में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो आया 1600, मतलब 1600 से लेके 1700 तक, इसके अंदर आया प्रिंटिंग प्रेस। तो प्रिंटिंग प्रेस अगर नहीं था तो लोग क्या करते थे, अपने हाथ से ही उसको लिखते थे। तो वेल्दी इंडिविजुअल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, बहुत सारे वेल्दी इंडिविजुअल्स, जो लोग बहुत पैसे वाले लोग होते थे या फिर रूलर्स हुआ करते थे, तो रूलर्स, वेल्दी इंडिविजुअल्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, जो लोग मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते थे और कहाँ पे स्टोर करते थे, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। द प्लेस वेयर द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड कॉल्ड आर्काइव्स और लाइब्रेरीज। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो लोग कहाँ पे स्टोर करते थे, लाइब्रेरीज एंड आर्काइव में। तो आर्काइव्स आर डेजिग्नेटेड प्लेसेस फॉर स्टोरिंग डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि जो आर्काइव में या फिर लाइब्रेरी में जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिला, ऐसा नहीं कि वही ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हो। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। तो हिस्टोरियन को भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। कैसे, देखो, अगर वो लोग हाथ से लिखने की कोशिश करते थे या फिर हाथ से लिखते थे, तो अगर एक ओरिजिनल, मतलब एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से अगर हम कॉपी करेंगे, ठीक है, अगर हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए, एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की हमें बहुत सारी, मतलब 10 कॉपीज़ चाहिए, तो अगर हमें बहुत सारी कॉपी चाहिए, ये कॉपी हो गया, ये भी एक कॉपी हो गया, ये भी एक कॉपी हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो। तो ये अगर कॉपी है, ये एक कॉपी है और ये एक कॉपी है, इसको किसी और ने कॉपी किया, इसको भी किसी और ने कॉपी किया, इसको भी किसी और ने कॉपी किया। तो लिखते वक्त मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे लैंग्वेज में लिखे जाते थे, उनको कॉपी करने वक्त तो क्या होता था, बहुत सारी वर्ड्स बदल जाते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हें अगर बोला जाए कि तुम अपने फ्रेंड का कोई होमवर्क कॉपी करो, ठीक है, अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया और जल्दी जल्दी में स्कूल में आके अपना होमवर्क अपनी फ्रेंड के होमवर्क से कॉपी करते हो, तो
कॉपी करते टाइम तुम्हें जो अपना फ्रेंड का होमवर्क है उसमें बहुत सारे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो टाइम भी कम है और तुम्हें लिखना, अपना होमवर्क कंप्लीट भी करना है, तो तुमने क्या किया, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको गलत लिख दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड जिसको गलत प्रोनाउंस करके गलत लिख दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता था उनके साथ। जो कॉपी करते थे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को, जो स्क्राइब्स कॉपी करते थे, उन्होंने एक वर्ड गलत कर दिया। ठीक है, हो सकता है 2 वर्ड गलत कर दिया, हो सकता है पूरी की पूरी लाइन गलत कर दी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हज़ारों साल में बहुत सारी गलतियां होके ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट बिल्कुल पूरी तरह से बदल के कोई नई मैन्युस्क्रिप्ट बन जाती थी। ठीक है, इसके लिए हिस्टोरियन को ये प्रॉब्लम होती थी कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल था और वो लोग जो कॉपी होता था उसको ही अलग अलग कॉपीज़ को जोड़ के उसको समझने की कोशिश करते थे। इसके लिए उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिलना मुश्किल हो गया था और वो लोग कॉपी को पढ़ रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था। 13th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरानी नाम के एक क्रॉनिकलर थे, पर्शियन क्रॉनिकलर थे। तो उन्होंने अपना क्रॉनिकल लिखा 1356। ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना जो पहला क्रॉनिकल था, उन्होंने पहला क्रॉनिकल लिखा 1356। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना पहला क्रॉनिकल लिखा 1356 में। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक दूसरा क्रॉनिकल लिखा। कब? आफ्टर 2 years लेटर 1358 में। ठीक है, तो 2 साल बाद पहले उन्होंने 1356 में पहला क्रॉनिकल लिखा, फिर उन्होंने 2 साल बाद मतलब 1358 में दूसरा क्रॉनिकल लिखा। लेकिन जब हिस्टोरियन को मिला ये पहला वाला, वैसे तो देखा जाए तो पहला वाला पहले मिलना चाहिए था, फिर दूसरा वाला, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको दूसरा वाला पहले मिल गया। ठीक है, ये 1358 वाला पहले मिल गया, तो इनको ही वो लोग तब तक समझते थे 1960 के आसपास उन्हें पहला वाला मिला। 1358 वाला उनको वो पहले 1960 तक वो समझते हैं यही ओरिजिनल है। लेकिन जब कोई भी लाइब्रेरी के अंदर उन्हें 1356 पहला वाला क्रॉनिकल मिल गया, तो उन्हें लगा कि ये वाला तो ये वाला से बिल्कुल अलग है। मतलब दोनों के अंदर इतनी सारी अलग चीज़ें, इतनी सारी चेंजेस देखने को मिली। बिल्कुल इसी तरह अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इतनी सारे चेंजेस इतनी जल्दी हो रहे थे कि हिस्टोरियन को समझने भी बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ चीज़ें? तो देखो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। ये एक नास्तालिक टाइप है और सिकस्ते, मतलब ये एक लैंग्वेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी लैंग्वेज में। तो ये सिकस्ते और ये नास्तालिक है। देखो ये कितनी डेंस है, यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स ऐसे पास में लिखे गए। इसको अगर कोई कॉपी करेगा तो कोई भी गलती कर देगा, है ना? तो कोई भी यहाँ पे गलती कर देगा और कुछ ना कुछ वर्ड गलत लिख ही देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कैसे चेंजेस आ गई मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर धीरे धीरे। यहाँ तक आ गए हम हिस्टोरियन और सोर्सेस कैसे बदल गए, धीरे धीरे करके सोर्सेस कैसे बदलने लग गए, कॉइन्स कैसे बदल गए, किस पीरियड में कौन सा कॉइन था और कौन से पीरियड में कौन सा कॉइन आया, धीरे धीरे कैसे कॉइन्स बदल गए। फिर धीरे धीरे आर्किटेक्चर स्टाइल कैसे बदल गए, मुगल आर्किटेक्चर से राजपूत आर्किटेक्चर से द्रविडियन आर्किटेक्चर, तो कैसे आर्किटेक्चर का स्टाइल बदल गया। फिर हमने जाना कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो लिखावट, मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट, जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है उनके अंदर कैसे बदलाव आए, वो कैसे बदल गए। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जाने। और अब देखेंगे इनोवेशन। जो 1000 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, जो 700 से लेके 750, जो 1000 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। ठीक है, लोगों का आर्किटेक्चर स्टाइल से लेकर लोगों के इकोनॉमिक तक सब कुछ बदल रहा था और उसके साथ साथ बदल रहा था उनका सोचने का तरीका, उनका इनोवेटिव आइडियाज़, उनके टेक्नोलॉजीज़ बदल रहे थे, जिससे हमें पता चलता है बहुत सारी चीज़ें नए नए दुनिया में आने लगे थे, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने लगे थे। तो इसी इनोवेशन,
इसी नए आइडिया या फिर कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं जो धीरे धीरे उसी मेडिएवल पीरियड में इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए। ठीक है, तो ये देखो इनोवेशन। तो पहला इनोवेशन हमें देखने को मिला पर्सियन व्हील वाज, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, पर्सियन व्हील्स। तो पर्सियन व्हील वाज इनोवेटिवली यूज्ड इन इरिगेशन, एनहांसिंग एग्रीकल्चर एंड प्रैक्टिस। द स्पिनिंग व्हील, ये देखो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। द स्पिनिंग व्हील रिवॉल्यूशनाइज्ड द आर्ट ऑफ वीविंग, इम्प्रूविंग एफिशिएंटली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शंस। ठीक है, तो दो टाइप के व्हील्स, एक पर्सियन व्हील और एक स्पिनिंग व्हील, दो व्हील्स देखने को मिला। क्या इनोवेशन की तौर पे दो व्हील्स देखने को मिली, एक पर्सियन व्हील था और एक स्पिनिंग व्हील। पर्सियन व्हील किस चीज़ में यूज़ करते थे लोग? इरिगेशन में यूज़ करते थे। मतलब पर्सियन व्हील्स को लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में यूज़ करते थे, और जो स्पिनिंग व्हील था उसको वीविंग मतलब बुनाई, जो कपड़े सिलना बुनाई करना, उसमें यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये सब हो गया उनका इनोवेशन। और एक बहुत बड़ी इनोवेशन आई, ठीक है, बहुत बड़ी इनोवेशन जो कि दुनिया को बदल के रख दिया। तो वो इनोवेशन क्या था? फायर आर्म्स। समझ में आ रही है फायर आर्म्स क्या है? फायर आर्म्स मतलब गोला बारूद, मतलब जो बंदूकें। तब तक मेडिएवल इंडिया तक आ चुके थे फायर आर्म्स। फायर आर्म्स इंट्रोड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट इनोवेशन इन कॉम्बैट, मतलब बैटल ग्राउंड, कॉम्बैट युद्ध में यूज़ किया जाता था। ट्रांसफॉर्मिंग मिलिट्री स्ट्रैटेजीज एंड वारफेयर, तब तक बहुत सारी वार होती थी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वार होते थे तब तक। तो वार में यूज़ करने के लिए वो लोग क्या करते थे? वो लोग नए नए तौर तरीके ढूंढ रहे थे। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिली फायर आर्म से। ठीक है, बंदूकें आई तो उनको तलवार से युद्ध करना नहीं पड़ा, तो फायर आर्म्स हो गया बहुत बड़ी इनोवेशन। तो पर्सियन व्हील्स, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे पिक्चर। पर्सियन व्हील्स, ये रहा पर्सियन व्हील्स, देख रहे हो यहाँ पे कुछ डिब्बे लगे, देख रहे हो? यहाँ से पानी, ऐसे पानी को यहाँ से निकाल के चैनलाइज करना। ठीक है, इसको दूसरे रास्ते, किसी एक दूसरे रास्ते में खेत की तरफ पहुँचाना, ये होगा पर्सियन व्हील। तो पर्सियन व्हील का काम क्या था? खेतों में पानी डालने का काम। तो पर्सियन व्हील के बाद ये रहा हमारा दूसरा व्हील, द स्पिनिंग व्हील। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है द स्पिनिंग व्हील। इसमें देखो कुछ थ्रेड वगैरह लगे, यहाँ पे जो धागा होता है ना, थ्रेड, कपड़े बुनते हैं जिससे, तो यहाँ पे धागा को फंसा के यहाँ पे ऐसे कपड़े बुना जाता, यहाँ पे धागा बनाया जाता था जिससे कपड़े बनते थे। ठीक है, तो ये गया दो व्हील्स, जो पर्सियन व्हील्स एंड स्पिनिंग व्हील्स।